नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, फैजाबाद सीट की विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है 5 फरवरी को। 5 फरवरी को चुनाव से पहले पिछले 2 दिनों से मिल्कीपुर में मातम का माहौल है। वजह एक दलित बेटी के साथ दरिंदगी, बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्या। उसे नंगा करके उसकी आंख निकाल लिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई और नहर में फेंक दिया गया। तो मिल्कीपुर से कुंभ क्षेत्र तक, प्रयागराज तक मातम का माहौल पसरा है। और इस मातम की वजह शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश का जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है, वही योगी सरकार है। जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर से प्रयागराज तक किस तरह से मातम पसरा है, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आज अवधेश पासी जो फैजाबाद सीट से जीत करके आए हैं, लोकसभा चुनाव में सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट करके रोने लगे। दलित बेटी के साथ हुए बलात्कार से वह इतना व्यथित थे कि उन्होंने कहा कि अगर बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोकसभा सीट से इस्तीफा सौंप देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। योगी आदित्यनाथ के कुशासन की पोल खोली और मिल्कीपुर क्षेत्र में यह कोई पहला बलात्कार नहीं है। राम मंदिर जो 22 जनवरी 2024 को बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें काम करने वाली एक सफाई कर्मी दलित बेटी के साथ भी कुछ समय पहले बलात्कार हुआ था। पूरे देश में हड़कंप मच गया था। तो राम की जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और उसी राम मंदिर, उसी अयोध्या को सजाने संवारने, दुल्हन की तरह सजाने संवारने की बात अगर आज योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की सभा में कहे और उन्हें उस दलित बेटी जो अभी 2 दिन पहले हत्या हुई, उसकी याद उन्हें नहीं आई। अयोध्या के मंदिर में, राम मंदिर में सफाई कर्मी दलित बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ, उसकी भी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जिस तरह से गुरुवार को 10 बजे दलित बेटी किसी धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने के लिए घर से निकलती है और रात तक वह वापस नहीं आती है, FIR दर्ज कराई गई, लेकिन कोई पता नहीं। शनिवार को यानी 1 दिन के बाद उसकी लाश उसके घर के करीब आधा किलोमीटर दूरी एक नहर में बरामद की गई। उसके मामा ने बरामद किया। लाश विभत्स अवस्था में थी। बलात्कारियों ने बलात्कार तो किया, उसके गुप्तांगों को भी चोट पहुंचाया, उसकी आंखें निकाल ली और उसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी। बलात्कार किसने किया, अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है बलात्कारियों के पास। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तो आज सुबह मिल्कीपुर सहित अयोध्या और फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी इतना व्यथित हुए कि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ
जंग छेड़ दिया और रोते हुए कहा कि अगर दलित बेटी के साथ न्याय नहीं होगा तो हम अपना लोकसभा से इस्तीफा सौंप देंगे और योगी शासन को की पोल खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मिल्कीपुर चुनाव पर इस रेप कांड का क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में रैली कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ाई, जैसा कि हर पार्टियां अपने विरोधी दल की धज्जियां उड़ाती हैं, लेकिन उन्होंने नृशंस हत्या और बलात्कार पर चुप्पी साधे रहा। ठीक वैसे जैसे कुंभ क्षेत्र में हुई तमाम मौतों के दिन भी उन्होंने चुप्पी साधी और घटना घटित होने, हादसा होने के 18 घंटे बाद प्रकट होते हैं और बताते हैं सिर्फ 30 मौतें हुई। लेकिन मीडिया हाउस, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया ने पोल खोल दी और जितना आंकड़ा सरकार के द्वारा दिया गया इसका कई गुना आंकड़ा पेश किया जा रहा है, सबूत पेश किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी 1500 से अधिक लोग गायब हैं, लापता हैं, जिनका कि कोई अता पता नहीं है। तो सवाल उठता है कि 3-4 दिन बीत गए और गायब हुए, लापता हुए लोगों की इतनी बड़ी संख्या है, तो क्या वह मारे गए हैं जिन्हें छिपाया गया है, या फिर कहीं गुमनाम जगह पर चले गए हैं, या फिर उन्हें छिपाया गया है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कल 3 फरवरी को सरस्वती पूजा होगी, पूरे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। कल से बसंत प्रारंभ होगा और उसी बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में बड़ा स्नान होने वाला है और इस स्नान में भी काफ़ी लोग आने वाले हैं। लेकिन लोगों को अभी यह हजम नहीं हो रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से हादसा हुआ, मौतें हुई, अभी तक सरकार ने उसे उजागर नहीं किया। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि मरे हुए लोगों के अधिक आंकड़े आने पर हर एक मृतक के परिवार को 25-25 लाख देने पड़ेंगे, इसलिए सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं? या फिर प्रशासन, मेला प्रशासन की पोल पट्टी खुल जाएगी कि इतनी ज़्यादा मौतें हुई, कैसे हुई और क्या चूक हुई, इसकी वजह से आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं? तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कल 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है, यह भी शाही स्नान है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान नाम दिया है। शाही शब्द उर्दू में है, इस्लाम धर्म का है शाही शब्द, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मुस्लिम नफरत के कारण इस बार शाही शब्द को हटा करके अमृत स्नान नाम दिया। अमृत क्या होता है, अमृत कहाँ होता है, अमृत होता भी है या नहीं होता है, लेकिन उसी अमृत के नाम पर कुंभ जरूर आयोजित किया जाता है। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न मिले थे, उसमें एक अमृत भी था और उस अमृत कलश का अमृत देश में 4 जगहों पर छलक गया था। वो 4 जगह थे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। और इन्हीं जगहों पर कुंभ आयोजित किया जाता है। हर साल माघ मेला आयोजित किया जाता है, हर छठे साल अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है और हर 12वें वर्ष महाकुंभ आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ को
इतना ज़्यादा महिमा मंडित किया है गोदी मीडिया और कुछ कट्टर हिंदुओं ने कि 144 साल बाद यह महाकुंभ आया है। सबसे बड़ा महाकुंभ यही है। इसमें जो स्नान कर लेगा उसे मोक्ष मिलेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, वह पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस 144 साल की कलई संत महंत से लेकर के शंकराचार्य तक खोल चुके हैं और कह रहे हैं कि 144 साल बकवास है। हर 12वें साल महाकुंभ और हर 6ठे साल अर्धकुंभ होता है। हमें लगता है कि साधु संतों में, कट्टर हिंदुओं में, सनातन हिंदुओं में जितना विभाजन है और जितने तरह के नैरेटिव, जितने तरह के झूठ प्रायोजित किए जाते हैं, उसका खुलासा इस महाकुंभ में हो गया है। और शंकराचार्य, तमाम साधु संत, मठाधीश, महामंडलेश्वर, सब के सब मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर के योगी सरकार, मोदी सरकार से खफा है और आज भी वह मांग कर रहे हैं कि यह तत्काल इस्तीफा दें। योगी आदित्यनाथ आज जब मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखाई दी। महाकुंभ में हुए तमाम मौतों को लेकर के उनके अंदर कोई पीड़ा, उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। इतना जिक्र जरूर किया कि अब तक 34 करोड़ लोग, 34 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने मेला शुरू होने के समय एक वीडियो जारी करके कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। पब्लिक तो आएगी 40 या 45 करोड़, लेकिन हमने 100 करोड़ का इंतजाम कर रखा है। इस देश की पूरी आबादी 140 करोड़ है, जिसमें मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, तमाम धर्मावलंबी हैं। 140 करोड़ में 100 करोड़ की व्यवस्था हो चुकी है, ऐसा उन्होंने वीडियो में कहा था। अभी भी वह वीडियो वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन 28-29 जनवरी की रात जितना बड़ा हादसा हुआ, उससे पता चल गया कि किस तरह का प्रबंधन था मेला प्रशासन का, किस तरह से पुलिस व्यवस्था थी और किस तरह से मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए सेना की मांग की गई और सेना नहीं बुलाई गई। और परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक नहीं, सिर्फ संगम जोन पर नहीं, बल्कि झूसी पर और जीटी रोड पर भी भगदड़ मची और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 28 लाशें झूसी में देखी गई प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, जिन्होंने गिन करके बताया कि 28 लाशें वहाँ पर देखी गई और वह लाशें सुबह 6 बजे हादसे में सामने आई और दोपहर तक कुत्ते बिल्ली नोचते रहे। दोपहर बाद उन्हें हटाया गया, उन्हें उठाया गया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 21 जनवरी को 18 घंटे बाद शाम को घोषणा किया कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, तो प्रत्यक्षदर्शियों ने तो अकेले झूसी के लिए ही 28 लाशें चिन्हित की हैं। जीटी रोड पर कितनी मौतें हुई, संगम जोन पर कितनी मौतें हुई, प्रशासन छिपा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली का चुनाव 5 फरवरी को है। 5 फरवरी को भी वह एक तरह से प्रचार ही करेंगे और वह प्रचार दिल्ली में रह करके नहीं बल्कि माघ मेला क्षेत्र में आकर के स्नान करते हुए प्रचार करेंगे और पूरा गोदी मीडिया, सोशल मीडिया उन्हें दिखाएगा कि दिल्ली के लोगों देखिए प्रधानमंत्री कितना सनातनी हैं, कितना धर्म भीरू हैं और कितना उन्हें सनातन धर्म से लगाव है और सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत की ओर सनातन धर्म को किस तरह से ले जा रहे हैं, यह सब दिखाने का काम किया जाएगा। तो श्रद्धालुओं की लाश पर सियासत की जा रही है माघ मेला क्षेत्र में और कुंभ क्षेत्र में जिस तरह से इस बार अफरा तफरी मची है, जिस तरह से इस बार मौतें हुई हैं, जिस तरह का कुप्रबंधन देखने को आया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि 1954 में कुंभ में हजारों मौतें हुई थी, नेहरू की वजह से मौतें हुई थी या नहीं हुई थी, नेहरू पर निशाना साधना तो नरेंद्र मोदी की फितरत है। मान लेते हैं कि नेहरू के समय में इतनी बड़ी मौतें हुई, तो क्या वह मौतें आप भी प्रायोजित करेंगे? और जिस तरह से धर्म संसद होने वाली थी कुंभ मेला क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, उसे अमित शाह ने कैंसिल कर दिया। 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित की जाने की पूरी तैयारी थी। उसमें हिंदू राष्ट्र की मांग किए जाने, संविधान को हटाने, मुसलमानों का नरसंहार करने और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जाने वाली थी। ऐसा धर्म संसद आयोजित करने वाले मेला क्षेत्र में आए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा था। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सियासी दुश्मनी आज से नहीं वर्षों से है। अमित शाह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह बने। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, उत्तराधिकारी बने मोदी की। इन दोनों में जंग अरसे से छिड़ी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है उसे पूरा देश जानता है। अमित शाह ने आकर के धर्म संसद को कैंसिल कर दिया, धर्म संसद होने से मना कर दिया और योगी आदित्यनाथ गुस्सा हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने की मांग धर्म संसद और मेला क्षेत्र से नहीं उठाई जा सकी। 2013 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था तो उसमें भी धर्म संसद हुई थी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई थी और उस धर्म संसद में जो मांग की गई थी वह सामने भी आ गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अमित शाह को लगा कि अगर इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ अपना पताका गाड़ देंगे और धर्म संसद से कहलवा देंगे, पूरी दुनिया में संदेश भेज देंगे कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए नरेंद्र मोदी के बाद, तब अमित शाह का पत्ता साफ हो जाएगा। इसी पत्ता साफ होने के डर से 27 जनवरी को स्नान करने के बहाने अमित शाह आते हैं और धर्म संसद पर रोक लगा देते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम शंकराचार्य और साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, कुप्रबंधन का जिम्मेदार प्रशासन को मान रहे हैं और अधिकारियों को जो कि जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित करने
और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने की मांग अगर हो रही है तो इसके पीछे हम समझते हैं कि कोई साधु संत तो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन साधु संतों में ही बहुत से ऐसे हैं जो तथाकथित साधु संत हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि मध्य प्रदेश का एक उभरता हुआ युवा सन्यासी साधु कथावाचक है, उसने कहा है कि जो लोग प्रयागराज में हादसे में मारे गए हैं उन्हें सीधे मोक्ष होगा। और इससे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने उस संत को लपेटे में ले लिया धीरेन्द्र शास्त्री को और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री तुम आओ और तुम्हें धक्का दे करके हम मौत के घाट उतार देते हैं, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो आओ, हम तैयार हैं तुम्हें धक्का देने के लिए। तो इस महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है अप्रत्याशित है। साधु संत शंकराचार्य अलग नाराज बैठे हैं, श्रद्धालु मातम मना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आंकड़े गिना रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 34 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया। उसकी गणना करने के लिए इनके पास तमाम साधन संसाधन हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए भगदड़ में उसकी गणना करने के लिए इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है और वह मीडिया हाउस को लीक नहीं करना चाहते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से लेकर अयोध्या और फैजाबाद तक, कुंभ क्षेत्र इलाहाबाद तक और पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिन घरों में कुंभ क्षेत्र में लोग मारे गए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के श्रद्धालु मारे गए हैं हादसे में भगदड़ में, उन सभी के यहाँ मातम है। और हमारे शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी के भाषणबाजी कर रहे हैं दिल्ली चुनाव जीतने के लिए, मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए, और बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें तमाम सांसद और विधायक बलात्कार के आरोपी हैं। कई सांसद और विधायक तो जेल के शिक्षों के पीछे भी हैं। उन्नाव का सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर भी आजीवन कारावास झेल रहा है, जिसने एक दलित महिला के साथ लगातार कई बार बलात्कार किया। उस दलित महिला के पिता को मार डाला और उसके परिवार को तबाह कर दिया। वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब दिल्ली में मुकदमा चलाया गया तब जेल भेजा गया। उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका था। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बलात्कार में पकड़ा गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों बलात्कारी होते हैं। बलात्कार बिल्किस बानो के साथ भी किया गया था जब गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार किया गया था उसके बाद। और उन बलात्कारियों लगभग 12 बलात्कारी थे, गैंग रेप किया था। उन बलात्कारियों ने सबसे पहले उसकी दुधमुही बेटी को पत्थर पर पटक करके मार दिया, उसके बाद रेप किया, मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास हुआ। गुजरात में नहीं चला मुकदमा, महाराष्ट्र में चला, क्योंकि गुजरात में चलता तो वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अदालतों को प्रभावित करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करा लेते। इसलिए महाराष्ट्र में चलाया गया मुकदमा और आजीवन कारावास सभी 12 आरोपियों को हुआ। आरोपी अब नहीं माने जाएंगे क्योंकि वह
आरोप सिद्ध हो चुका है और उन्हें आजीवन कारावास मिल चुका है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 15 अगस्त 2023 को 12 को रिहा करा देती है और उन्हें फूल माला पहनाया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी हैं वो संस्कारी होते हैं, हिंदुत्व का संस्कार उनके अंदर होता है। तो हम पूछते हैं, क्या हिंदुत्व में यही संस्कार है कि दलित बेटियों के साथ, मुस्लिम बेटियों के साथ बलात्कार कीजिए? यह बहुत बड़ा संस्कार होगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पर वह चल रही है, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके चुनाव जीत लेती है, और वही खेला दिल्ली में होने जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह संपूर्ण मीडिया चीख चीख करके कह रहा था, जितने भी सर्वे हुए थे चीख चीख कर कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को प्रभावित करके चुनाव जीत लिया नरेंद्र मोदी ने, और वही रिपीट करने दिल्ली में जा रहे हैं। और मिल्कीपुर में भी आज अवधेश पासी ने जब रोया, अपनी व्यथा व्यक्त की, तो उसमें यह भी कहा कि मिल्कीपुर में वोट हासिल करने के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, और जिस तरह से फर्जी नाम जोड़े गए हैं, और जिस तरह से वोटरों को धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, तो क्या यह शर्मनाक काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? शर्मनाक काम करने का ठेका ले ली है। सामूहिक हत्याएं, महाकुंभ में तमाम बलात्कार देश के विभिन्न कोनों में, और मिल्कीपुर में अभी जो ताज़ा बलात्कार का मामला आया, क्या इसके दंश से भारतीय जनता पार्टी बच पाएगी? हमें लगता है कि अवधेश पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, उनकी तरह लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के सांसदों को दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की बेटियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जंग छेड़ने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। हम नहीं कहते कि खूनी क्रांति किया जाए, अस्त्र शस्त्र उठाया जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन जिस तरह से किसानों ने करके नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया था, उसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को अपनी आबरू को बचाने के लिए, दलित बेटियों, ओबीसी बेटियों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। तभी यह देश बचेगा और तभी संविधान का राज कायम रहेगा, वरना लोग मारे जाते रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे, बलात्कारियों को मिठाइयाँ खिलाई जाती रहेगी, बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता रहेगा, और कुंभ क्षेत्र में मारे गए लोगों को मोक्ष की बात कही जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।